Good morning, sir. Yes, good morning, one and all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Should I start? Morning, sir. मैं मैं शुरू कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. जी Yes, सर। ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है और आवाज भी आ रही है? yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है। ओके, आप सभी का स्वागत। आज जिस विषय पर थैंक मुझे यू सर। आपसे शेयर करना है वो है एरर्स इन रिसर्च। देखिए, ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग till the report is published, there are several stages. कई स्तर पर, कई चरणों में हमें अपने काम को करना होता है। प्रत्येक चरण पर हमें बहुत सावधानी भी रखनी होती है और कुछ गलतियां होने की संभावना हर चरण पे होती है। सबसे पहले मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सीधा सा सवाल है और जो लोग हिंदी में चाहते हैं उनको हिंदी में भी बोल दूंगा। इज इट पॉसिबल टू बी फ्लॉलेस, faultless at every step in a research, particularly in social research or the research pertaining to social sciences? ये प्रश्न सभी के सामने रख रहा हूं कि क्या ये संभव है कि हम जब अनुसंधान करते हैं तो क्या वो त्रुटि रहित रहता है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती है। विशेष रूप से जब हम बात करें सोशल साइंसेस की या उन अनुसंधानों की जो समाज विज्ञान से संबंधित है। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अनुसंधान त्रुटि रहित बहुत मुश्किल से हो पाता है। साधारण सा उत्तर है कि त्रुटि रहित अनुसंधान कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, इसरो ने टाइम टू टाइम जो है कई सारे अपने जो प्रक्षेपण किए हैं, अंतरिक्ष में कई सारे काम इसरो के द्वारा किए जाते हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का कैलकुलेशन भी उनके द्वारा किया जाता है। मैं उस विज्ञान की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे अधिक प्रिसीजन होता है, सबसे अधिक प्रामाणिकता, सबसे अधिक त्रुटि रहित कार्य वहां होता है। फिर भी कई बार असफलता मिल जाती है, रिजल्ट जैसा चाहते वैसा नहीं मिल पाता है। इसका कारण ही यही है कि किसी स्टेज के ऊपर कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। फिर भी हमारी कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस, आप सभी रिसर्चर हैं, आप सभी अपना पीएचडी करेंगे, आगे भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह लेंगे। तो जो भी रिसर्च करने वाला होता है, वेदर ही और शी इज परसुइंग फॉर ए पीएचडी डिग्री or for any project, for any institution, or maybe an individual project also. तो रिसर्चर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है रिसर्च से भी, जो शोध किया जाता है उस शोध से भी कई प्रकार की उम्मीदें की जाती है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अनुसंधान करने वाला अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है, पूरा कर पाता है, या जो अनुसंधान किया जा रहा है, जिस अनुसंधान से जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं पूरी की जा सकती हैं? ये दोनों प्रश्न फिर आपके सामने हैं और इसका उत्तर भी क्या होगा? द रिप्लाई में बी यस। हाँ, एक्सपेक्टेशंस पूरी की जा सकती हैं, लेकिन एफर्ट्स कुड बी मेड, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। बिना प्रयास के न तो अनुसंधान करता एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाता है और न ही एफर्ट्स के बगैर कोई भी रिसर्च एक्सपेक्टेशंस को पूरा
कर सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज देयर। सभी प्रकार के रिसर्च में रिसर्चर से एक्सपेक्टेशंस हैं और रिसर्च से भी एक्सपेक्टेशंस हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें एफर्ट्स करने की आवश्यकता होती है, प्रयास हम करते हैं। अब ये सब बातें आपके सामने क्यों रखी जा रही है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? एक्चुअल जो एरर्स इन रिसर्च की बातें मैं आपसे करूंगा, उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको एक भूमिका बता रहा हूं, इसका बैकग्राउंड मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। सामान्यतः क्या होता है कि वी इग्नोर सर्टेन प्रोसीजर्स। देखिए, जब आप रिसर्च का मीनिंग समझते हैं तो रिसर्च के मीनिंग में कहीं ये भी कहा जाता है कि रिसर्च इज एन एंटरप्राइज ऑल्सो, एक प्रकार का उद्यम होता है। तो उस उद्यम में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। सामान्यतया क्या होता है, अगर हम प्रक्रिया को इग्नोर कर देते हैं, प्रक्रिया की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ही हम सामान्य रूप से उस प्रक्रिया को ले लेते हैं, कैजुअली हम किसी काम को करते हैं, तो एरर की संभावना बढ़ जाती है। कई बार इग्नोरेंस प्रोसीजर का हमें एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में कठिनाई पैदा कर देता है। क्या अपेक्षा है हमारी? वी आर सपोज टू बी मेथोडिकल, यानी कि यथाक्रम व्यवस्थित रिसर्च करते समय में हमें होना होता है। आप अनुसंधान का अर्थ समझते हैं, अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। अनुसंधान करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप उन स्टेजेस को फॉलो करना होता है, तभी हम एक रिसर्च को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो क्या अपेक्षाएं हैं एक रिसर्चर से? एक रिसर्च से मेथोडिकल होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, यथाक्रम होना चाहिए। और सीधी सी बात है, अगर इसका उल्टा होता है, अगर मेथोडिकल नहीं है, यथाक्रम नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, देयर आर चांसेस ऑफ द फॉल्ट। इन फैक्ट, आर वी मेथोडिकल? फिर से सवाल आ रहा है, क्या हम व्यवस्थित हैं? क्या हम रिसर्च में यथाक्रम से अपने कार्यों को करते हैं? कहने को तो बहुत साधारण सी बात लग रही होगी आपको, लेकिन जितना गंभीरता से आप इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। यस, वी मे ट्राई टू बी, प्रयास किया जाता है मेथोडिकल होने की। मेथड क्या है इसकी तो चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं एरर्स की ही चर्चा करूंगा आगे चल करके कि किस किस तरह की एरर्स कुछ एग्जांपल्स के रूप में हो सकती है। सर, एक क्वेश्चन है सर। बताइए। से हम हमारा रिसर्च वर्क करते हैं, मतलब जब सैंपल स्केल हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो मान लो हम लोग क्वेश्चनर वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं, तो केस स्टडी तो कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड है, तो उसमें तो एरर मतलब ज्यादा है आने की चांसेस। इसीलिए इस विषय पर चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे। तो आप केस जो टेक्निक काम में लेना चाहते हैं, हाँ जी, जिस मेथड को आप अडॉप्ट करेंगे, जिस तरीके से, जिस स्टेज पर आप रिसर्च करेंगे, हर स्टेज की चर्चा इसमें बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा करने की। लेकिन फिर भी मैं फुल प्रूफ आपको ये नहीं कह सकता हूं कि इस चर्चा के बाद में आप इतना पक्का हो जाएंगे कि आपका रिसर्च एररलेस हो जाए। आई विल ऑल्सो मेक माई एफर्ट, कोशिश करूंगा मैं आपको हर स्टेज पे बात करने की। आपके मस्तिष्क में जो जो प्रश्न आते हैं प्लीज शेयर करिएगा और समाधान आपको अपने आप मिलता हुआ चला जाएगा। अब ये जो हमने चर्चा की है एक्सपेक्टेशंस बट होते स्टिल हैं, सर वी कैन गो फॉर केस स्टडी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक लूज है या अनस्ट्रक्चर्ड है चाहिए। नो, नेवर। आपको केस स्टडी करना है, आप केस स्टडी करिएगा, कोई मना नहीं करेगा। आपका रिसर्च के रिजल्ट्स केस स्टडी के ऊपर आधारित होंगे, साइंटिफिक रिजल्ट्स आपके होंगे। जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडी यू शुड डू। ऐसा नहीं कि आपको गलती होने का चांसेस है इसलिए आप केस स्टडी अडॉप्ट न करें, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है।
आप ठीक। अवश्य केस स्टडी को अडॉप्ट करिएगा। और सवाल अगर आपका फिर भी रह जाता है तो मैं आपके सामने हूं अभी 12:30 बजे तक। आप मुझसे पूछना कि क्या कमी आपको अब लग रही है। थैंक अभी यू तो सर। मैंने शुरुआत की है। हाँ जी, हाँ। ये जो सवाल है आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, मैंने आपके सामने यही तो रखा है। वाई सो, ऐसा क्यों होता है? हाँ जी। आपको शेयर कर रहा हूं मैं सब चीजें, आप इसको पढ़िएगा। बेसिकली, हु आर यू, हु एम आई, हु इज ए रिसर्चर? कौन है रिसर्चर, बताइए आप। रिसर्चर हैपन्स टू बी अ ह्यूमन बीइंग। आप चाहे केस स्टडी करें, चाहे क्वेश्चनेयर करें, चाहे शेड्यूल करें, चाहे ऑब्जर्वेशन करें, चाहे लैब में जाकर के काम करें, चाहे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, व्हाट एवर यू वुड लाइक टू डू, जिस तरीके से आप अपना रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में जो जो चीजें आप काम में लेना चाहते हैं, आप सब कुछ करिएगा। करना भी होगा, उसके बगैर रिसर्च नहीं होगा। लेकिन क्यों चांसेस हैं गलती होने के, कमी रहने के? क्यों? सबसे पहली मोटी बात यह है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, therefore it is never unusual to commit some mistake irrespective of reason। एक मानव होने के नाते मानवीय गलती होना स्वाभाविक है। रिसर्चर जो है बेसिकली है तो वो भी इंसान ही है ना, कोई रोबोट तो है नहीं, कोई ऐसा। अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप किसी को भी बना सकते हो, पुतला बना सकते हो, वो काम कर सकता है। लेकिन उसको भी ऑपरेट कौन करेगा? who will prepare that, who will handle that, what should I say, that robot? It will be handled by a human being। बनाने वाला भी ह्यूमन बीइंग होगा, ऑपरेट करने वाला भी ह्यूमन बीइंग होगा। तो सबसे पहले हमको इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि टू अर्न इज ह्यूमन। एक मानव होने के नाते हमसे गलती हो सकती है, हम गलती कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गलती करते रहें और गलतियां होती रहे। ये तो खाली समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए होता है कि वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम कोई परमात्मा या ईश्वर नहीं है जिससे किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं हो सकता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, किसी भी एरिया का है, प्योर साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है, लिटरेचर का भी है, किसी भी फील्ड का कोई भी रिसर्चर है, वो है तो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग है। इसलिए गलती करना, गलती होना एक बहुत ही कॉमन बात है। इट में हैपन, आप कह सकते हैं गलती होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। एफर्ट करते हैं, नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो जाती तो हम क्या कहेंगे? आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, वन में कमिट मिस्टेक। आप सभी जानते हैं कि रिसर्च जो होता है वो हमेशा सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है। रिसर्च का मीनिंग ही यही है कि एक ऐसा एंटरप्राइज, एक ऐसा उद्यम जो बहुत व्यवस्थित है, जो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ऐसे एफर्ट को, ऐसे एंटरप्राइज को जो किसी उद्देश्य को लेकर के किया जाता है, वो सिस्टमेटिक होता है। रिसर्च को हम साइंटिफिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि साइंस जो है वो अपने आप में कोई एक डिसिप्लिन नहीं है। साइंस क्या है? साइंस इज अ मेथड, साइंस is a procedure, and who is scientist? The person whosoever follow that procedure, that system, that method is known as a scientist। वैज्ञानिक वह है जो विधि को अपनाता है, जो उस प्रक्रिया को अपनाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है? हम आपके सामने कई बार डिस्कस करते हैं ये कि रिसर्च में जो है देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। जो भी उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम करेगा उसको हम वैज्ञानिक कहेंगे, उस प्रक्रिया को विज्ञान कहेंगे, जिसमें हम अलग अलग चरणों का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, उन चरणों को
फॉलो करते हैं, इसी को हम प्रोसीजर कहते हैं. That is systematic, that is scientific research, because certain procedures are followed right from the preparation of synopsis till the end of writing the thesis or a report. बिना प्रोसीजर के हम अपने अनुसंधान की रूपरेखा नहीं बना सकते हैं. आपको अपने पीएचडी के काम के लिए भी अनिवार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी. उस रूपरेखा को तैयार करने का भी एक प्रक्रिया है. हाउ टू प्रिपेयर सिनॉप्सिस, हाउ टू चूज ए टॉपिक, हाउ टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, ये सब सवाल जब हम अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में ही हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, और इन सवालों का हल निकालने के लिए हम कुछ प्रक्रियाओं को अपनाते हैं. जैसे विषय का चयन करना. विषय को चयन करने से पहले हम उससे संबंधित साहित्य का अवलोकन करते हैं, उसका समीक्षा करते हैं, उसके गैप्स को ढूंढते हैं. दिस इज अ प्रोसीजर टू सेलेक्ट ए टॉपिक, टू चूज ए टॉपिक. आगे जो जो स्टेजेस हैं, चाहे आप टेक्निक्स को सेलेक्ट करने का स्टेज पर आए हैं, सैम्पलिंग के स्टेज पर आए हैं, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन के स्टेज पर हैं, इंटरप्रिटेशन के स्टेज पर हैं, या डिस्कशन के स्टेज पर हैं, एनालिसिस के स्टेज पर हैं, या कंक्लूडिंग या फाइंडिंग्स के स्टेज पर हैं, हर स्टेज पर आपको प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जब जा करके आपका रिसर्च का काम पूरा होगा. तो शुरू से लेके अंत तक आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. तो इस प्रोसीजर में अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं. मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि किसी भी स्टेप पर, किसी भी स्टेज पर, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने की संभावना बनी रहती, बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर. एक प्रक्रिया है ये. पूरी प्रक्रिया में अलग अलग प्रकार के काम हमें करने पड़ते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं. हर स्टेज पे देयर में बी ए चांस टू कमिट वन और द अदर काइंड ऑफ मिस्टेक. एक संभावना है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती होगी ही होगी, ऐसा नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि कोई एरर हो सकता है. एरर्स इन रिसर्च की जो बात मैं कह रहा हूं, आपके मस्तिष्क में पूरी पिक्चर एक क्लियर होनी चाहिए कि एरर्स इन रिसर्च मींस इट बिगिंस फ्रॉम द प्रॉब्लम, इट बिगिंस फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, एंड चांसेस रिमेन ऑलवेज एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेज. बहुत सावधान रहना है हर जगह पर. सावधानियां क्या हैं, इनकी चर्चा तो मैं बाद में करूंगा. पहले तो आपको एक भूमिका बता रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा क्यों की जाती है. सीधा सा उत्तर है कि पूरी की पूरी जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसमें प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. अलग स्टेप्स होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेप पर, हर स्टेज पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस गलती होने का या गलती करने का बना रहता है, त्रुटि रहने की संभावना रहती है. इसलिए हमें इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा हम कर रहे हैं. जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो चांसेस हैं गलती होने के, उनकी कोई सूची तो नहीं बनाई जा सकती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द एरर्स. देखिए, ये इतनी प्रकार की गलतियां हो सकती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट. कौन सी गलती किस वक्त में कहाँ होती है, इट हैपन्स व्हेन वी डू द एक्चुअल रिसर्च. पहले से इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत कठिन है. फिर भी अनुभव के आधार पर जो जो चांसेस होते हैं, जहां जहां गलतियां की जा सकती हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें संभावना है
क्योंकि मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि लिस्ट पूरी नहीं बनाई जा सकती है। अगर हमारे पास लिस्ट हो, चेक लिस्ट हो, तो हम उसके आधार पर गलती को करने से बच सकते हैं। लेकिन ऐसी चेकलिस्ट बनाने से पहले आपको जो चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं उसको आप समझ लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि संभावनाएं गलती होने की बहुत कम हो जाएंगी। क्या क्या चांसेस हैं? सबसे पहला चांस गलती होने का क्या होता है? आप प्रारंभ से ही जब आप शोध करना शुरू करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं किसके साथ में? क्वालिटी इन रिसर्च। जो अनुसंधान की गुणवत्ता है उसके साथ अगर आपने समझौता कर लिया, क्वालिटी इन रिसर्च, क्वालिटी की बात मैं कर रहा हूं, गुणवत्ता की बात मैं कर रहा हूं। रिसर्च की गुणवत्ता क्या होती है उसकी चर्चा मैं आपको बाद में अभी कर लूंगा थोड़ी देर में। लेकिन पहली चीज जो मैं बता रहा हूं आपको कि गलती होने का चांस क्या है। सबसे पहला चांस है कि जब हम रिसर्च की गुणवत्ता के साथ समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। तो गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। वन शुड मेंटेन द क्वालिटी इन रिसर्च। कंप्रोमाइजिंग गुड रिसर्च, गुड रिसर्च क्या होता है इसकी भी चर्चा अलग से विस्तार से की जाती है, बट आई मे touch a few points what is a good research while discussing to errors in research. गुड रिसर्च के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। रिसर्च हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छे रिसर्च की क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसमें होना चाहिए, उसको हमें समझना होता है। इसी तरह से कंप्रोमाइज विद द स्किल्स ऑफ रिसर्चर, जिसको हम रिसर्चर कहते हैं, शोधकर्ता कहते हैं, वो एक स्किल्ड पर्सन होता है। आपका जो अभी वर्तमान का स्टेज है, आप सभी लोग जो भी कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप अभी लर्न कर रहे हैं कि आपको रिसर्च करना है, उससे पहले आप तैयार हो रहे हैं। ये जो आपका तैयारी है इसको हम एक ट्रेनिंग कह सकते हैं। यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स टू डू रिसर्च। विषय का चुनाव कैसे करेंगे, हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, रिसर्च क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे, टूल्स टेक्निक्स क्या होती हैं, किस प्रकार के विषय के लिए कौन सा टूल उपयुक्त रहेगा, किस प्रकार से आप अपने फील्ड से या अपने विषय से संबंधित इंफॉर्मेशन को, डाटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, ये सब आप चीजें लर्न करेंगे। जब आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में उस डाटा को किस प्रकार से आप वापस क्लासिफाई करते हैं, टेबुलेशन उसका करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग तरह से उसको तैयारी करते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट योर डेटा। उस डाटा का आपको एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो ये सब चीजें आप लर्न करते हैं। एक स्किल रिसर्चर को हर स्टेज को, हर रिसर्च के हर स्टेप को सीखना होता है, समझना होता है। कहीं पर भी किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, शॉर्टकट नहीं अपना सकते। आपको पूरी गहनता के साथ हर स्टेज को समझना होता है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप स्किल्ड रिसर्चर अपने आप बनते हुए चले जाएंगे। स्किल्ड रिसर्चर का मतलब हम ये कहेंगे एक ट्रेंड रिसर्चर है जिसको सभी प्रकार की प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। प्रशिक्षण के साथ साथ उसको अपने विषय का ज्ञान, अनुसंधान के विभिन्न चरणों का ज्ञान, जिनको फॉलो करता है उन सब का ज्ञान उसे हो जाता है। और स्किल्ड रिसर्चर किसे हम कहते हैं उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा इसी व्याख्यान में। अब तक तो केवल भूमिका बताई मैंने आपको एरर्स ऑफ रिसर्च, क्यों हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। लेकिन इन फैक्ट जिन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा वो दो पार्ट में मैंने लिया है। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वालिटी रिसर्च की बात करेंगे।
क्वालिटी रिसर्च का क्या क्राइटेरिया है, किसको क्वालिटी रिसर्च कहा जाता है, क्या कोई इसका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, क्या कोई यार्डस्टिक है, कोई सब पैमाना है जिसके आधार पर हम एक रिसर्च को क्वालिटी रिसर्च कह सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्वालिटी रिसर्च के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, अगर करते हैं तो दैट इज एन एरर इन रिसर्च। तो इसीलिए सबसे पहले क्वालिटी रिसर्च का जो बेसिक क्राइटेरिया है उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। पार्ट 1 में जो मैं चर्चा करूंगा उनमें ऑनेस्टी ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कहने में तो बहुत सरल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सामान्यतः कहा जाता है, लेकिन हाउ टू मेंटेन ऑनेस्टी इन रिसर्च, एक अनुसंधानकर्ता किस प्रकार से ईमानदारी को बनाए रखता है या ईमानदारी को ध्यान रखता है। जैसे एरर्स इन इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है हम तथ्यों को एकत्र करते हैं, हम पूछताछ करते हैं, हम अपने विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारियां इकट्ठा करते हैं। वो इंक्वायरी में एरर्स हो सकती हैं, उसकी भी चर्चा मैं अभी इसी के अंतर्गत करना चाहूंगा। प्लेजरिज्म, बौद्धिक चोरी जिसको कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, इसकी भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। साइटेशंस, जिसको हम संदर्भ कह सकते हैं, साइटेशंस को संदर्भ देना कह सकते हैं, जब लिखा जाता है या कहीं से किसी भी तथ्य को, किसी भी डाटा को, कोई भी सामग्री अन्य स्रोत से हम अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उसके प्रयोग में लाने का जो तरीका है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्टेज है, ये भी एक बिंदु है जिस पर हमें गलती होने की संभावना है। इसी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एक शोधकर्ता में किस प्रकार से उसके दायित्व होते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह से उसकी जवाबदेही होती है। अगर जवाबदेह रिसर्चर नहीं है तो वन में कमिट मिस्टेक्स ऑल्सो। इसी तरह से एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस, जो भी एनालाइज करेंगे, जो भी इंटरप्रेट करेंगे, उसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, नहीं तो एरर की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक बिंदु इसी तरह का है एपिस्टेमोलॉजी, इसको हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। कोई भी अनुसंधान अपने आप में अकेला नहीं होता है, पूर्व में जिन शोधार्थियों ने, जिन वैज्ञानिकों ने जो जो शोध किए हैं वो वर्तमान के शोध के आधार बनते हैं। तो पूर्व में किए गए शोध जो सिद्धांत के रूप में होते हैं उसी को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। कई शोधकर्ता इसको इग्नोर कर जाते हैं, केवल अपना काम कर रहे हैं। आपका काम अन्य जो पूर्व में किए गए स्थापित स्टैब्लिश्ड जो थ्योरीज हैं उसके साथ कैसे मैच करता है, किस फ्रेमवर्क में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं और अपनी थीसिस तैयार कर लेते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एरर ऑफ द रिसर्च। जो सेकंड पार्ट है डिस्कशन का, और उसमें जो संभावनाएं हैं एरर्स की, उसमें मैं चर्चा करूंगा डेटा एंड इंटरप्रिटेशंस। जो भी आपके तथ्य हैं, जो भी आपके संबंध हैं, जिनको आप प्रेजेंट करते हैं, जो आपके थीसिस के लिए उचित स्थान पर आवश्यक है, उनका प्रेजेंटेशन करते हैं,
उसके साथ साथ उनका इंटरप्रिटेशंस भी करते हैं, वहां पर कितनी क्या क्या संभावनाएं गलती होने की हो सकती है, इसकी चर्चा भी मैं आपके सामने सेकंड पार्ट में करूंगा। टर्मिनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये शब्दावली जिसको हम कह सकते हैं, ये पूरा विज्ञान है एक शब्दावली का। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि भाषा विज्ञान अपने आप में एक विज्ञान है। उस भाषा विज्ञान में ही प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग महत्व होता है। उस शब्द को किस कॉन्टेक्स्ट में आप काम ले रहे हैं, सबसे पहले तो शब्दावली का चयन करना, फिर उसके बाद में उसका प्रयोग करना। उसमें गलती हो जाती है, एरर रह जाता है। तो एरर रहने से हमारा जो रिसर्च है वो क्वालिटी रिसर्च नहीं बन पाता है, उसको हम गुड रिसर्च नहीं कह सकते हैं। इसी तरह का एक बिंदु है एथिक्स। एथिक्स जो है वो नियम की बात है, आचार की बात है, नियमावली की बात है, जिसका पालन किया जाता है, प्रक्रियाओं से संबंधित है, मानदंडों से संबंधित है, एक्सपेक्टेशंस से संबंधित है। एथिक्स पर कायम रहना, तो एक रिसर्च के भी अपने एथिक्स हैं। जो नैतिकता है, उस नैतिकता को बनाए रखना एक अच्छे रिसर्च का गुण है। अगर नैतिकता से हम विचलित हो जाते हैं, नैतिकता को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे रिसर्च में भी एरर की संभावना बन जाती है। इसी तरह से रिसर्च एम्स एंड एथिक्स, ये भी एक बिंदु है जिसकी चर्चा की जा सकती है, जिसमें भी कई बड़ी बड़ी छोटी से लेकर बड़ी गलती हो सकती है। कुछ उदाहरण देकर के मैं आपको बताऊंगा कि छोटी सी गलती से कितना बड़ा एक तरह से अनर्थ हो जाता है, कितना नुकसान हो सकता है। तो रिसर्च एम्स एंड एथिक्स, अगर चूक हो जाती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये रिसर्च में एरर कहलाती है। इसी पार्ट में कुछ टिप्स की बात करूंगा, कुछ ऐसे आपको सूत्र बताऊंगा जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका रिसर्च क्वालिटी रिसर्च होगा, बहुत अच्छा रिसर्च कर पाएंगे आप, एररलेस रिसर्च की संभावना पूरी होगी। इन टिप्स में आपको उन चीजों के बारे में संकेत दूंगा। और लास्ट जो पार्ट होगा वो कंक्लूजन का पार्ट होगा। ये जो सारी बात आपके सामने आज 12:30 बजे तक मैंने चर्चा की है, उसका क्या निष्कर्ष है, इसको भी मैं अंत में आपके सामने शेयर कर लूंगा। अब मैं शुरू करता हूं पार्ट 1, बेसिक क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी रिसर्च। क्या क्राइटेरिया रिसर्च का, क्या मापदंड है, क्या पैमाना है, एक रिसर्च को हम क्वालिटी रिसर्च कह सकते हैं। There are two basic criteria of quality research. पहला है values of honesty. Values of honesty. Honesty अपने आप में एक वैल्यू, मूल्य है एक अपने आप में। Frankness. Frankness से तात्पर्य यहां पर यह है कि बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करना। जो तथ्य हैं उन तथ्यों को स्वतंत्र रूप से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के उनसे डील करना, उनके साथ आप जिस तरह से उनका प्रयोग करना चाहते हैं आप करें। ये भी रिसर्च का, क्वालिटी रिसर्च का एक क्राइटेरिया है, जिसमें फ्रैंकली रिसर्च किया गया है। फ्रैंकनेस है, उसमें स्वतंत्रता है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, जो एक व्यक्तिगत चरित्र होता है, व्यक्ति की स्वयं की अपनी जो एक क्वालिटी होती है जिस पर हम पूरा रिलाय कर सकते हैं, तो रिलायबिलिटी जो है वो व्यक्तिगत रूप से
होनी चाहिए, पर्सनल इंटीग्रिटी। ये भी वैल्यू है रिसर्च का, क्वालिटी रिसर्च का एक क्राइटेरिया है। जिस रिसर्च में ऑनेस्टी है, जिस रिसर्च में फ्रैंकनेस है, जिस रिसर्च में पर्सनल इंटीग्रिटी को हम जज कर सकते हैं, दैट research is a quality research. This is the one of the basic criteria of a quality research. उस रिसर्च को हम गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कह सकते हैं। अब आपको सब चीजें ध्यान में रखनी है, ऑनेस्टी को ध्यान में रखना है, फ्रैंकनेस को ध्यान में रखना है, पर्सनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, देन द रिसर्च विल बी ए गुड रिसर्च। Number 2 criteria of a good research, of a quality research, is that ethical responsibilities. जो नैतिकता है, वो नैतिकता सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये क्राइटेरिया है रिसर्च का। एररलेस रिसर्च अगर करना चाहते हैं, त्रुटि रहित अनुसंधान में दूसरा जो उसका पैमाना है, उसकी पहचान है, वो है जो नैतिक दायित्व हैं उनका निर्वहन अगर किया गया है तो वो अनुसंधान अच्छा अनुसंधान है, एररलेस अनुसंधान है। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च। देखिए, सब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च सच एज कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कर्टसी। अब ये क्या होता है? कंसेंट किससे ली जाती है? आपको सब्जेक्ट्स रिसर्च कंसेंट, आप किस विषय पर अनुसंधान करते हैं, आपका डिसिप्लिन क्या है, आप किस संकाय से हैं, आपके अपने संकाय में, आपके अपने विषय में जो काम पहले से हुए हैं, उन्हीं काम के आधार पर, उन्हीं अनुसंधान के आधार पर अगर आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो कुछ दायित्व होते हैं। उनमें से सबसे पहला दायित्व, जिसको हम एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो कंसेंट। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई काम कर रखा है और आप उसी को फर्दर डेवलप करना चाहते हैं या उसी पर और अधिक गहराई से खोज करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है आपको। और ये अप्लाई होता है छोटे रिसर्च से लेकर के लार्ज स्केल के रिसर्च तक अप्लाई होता है ये कंसेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको हम पूरी तरह से गोपनीयता कहते हैं, क्योंकि ये गोपनीयता बरतना जो सोशल साइंस है उसमें भी अप्लाई होता है, प्योर रिसर्च में भी अप्लाई होता है, और बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उनमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो अप्लाई होता है। ये एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कर्टसी, एग्जाम्पल देकर के बताया कि किस तरह से जो है वो कंसेंट ली जाती है, किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, कर्टसी क्या होती है। अगर ये सब चीजों को इग्नोर कर देंगे तो रिसर्च में एरर माना जाता है। ये दो बेसिक क्राइटेरिया हैं, एक रिसर्च के, एक अच्छे रिसर्च के, क्वालिटी रिसर्च के। इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अगर रिसर्च करेंगे तो एररलेस रिसर्च होगी। पूरी संभावना होगी कि रिसर्च जो है वो क्वालिटी रिसर्च है, गुड रिसर्च है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑनेस्टी की। एग्जांपल्स दे करके बताऊंगा जो क्राइटेरिया मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, उन क्राइटेरिया में कौन सी चीज कैसे फिट होती है। सबसे पहले चीज है ऑनेस्टी। Honesty is essential, not only to enable to engender a level of trust and credibility to promote debate and the development of knowledge. देखिए, ईमानदारी की जब हम बात करते हैं तो ईमानदारी एक मूल्य है। इससे क्या होता है? विश्वास का स्तर बढ़ जाता है, विश्वसनीयता इससे प्रमोट हो जाती है। और अगर ऑनेस्टी के साथ में रिसर्च किया जा रहा है तो उस रिसर्च में क्रेडिबिलिटी भी निश्चित रूप से होगी। उस रिसर्च को विश्वसनीय रिसर्च कहा जाएगा। अब आप कह देंगे कि ऑनेस्टी को जो है कैसे हम देखेंगे। ऑनेस्टी रिसर्चर के स्वयं के लिए लागू होती है,
ऑनेस्टी रिसर्च के लिए भी लागू होती है। प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना डिसऑनेस्टी है, प्रोसीजर को वायलेट कर लेना डिसऑनेस्टी है, प्रोसीजर को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना डिसऑनेस्टी है, वैल्यू जो है ऑनेस्टी की उसको इग्नोर करना। आप जहां पर जिस सोर्स से अपने अनुसंधान के लिए जो जो सामग्री लेना चाहते हैं उस सोर्स को आपने टच ही नहीं किया, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, और आपने ऐसे ही मन मर्जी से मैनिपुलेट करके सामग्री को एकत्र कर लिया है, दिस इज डिसऑनेस्टी। एक्स व्यक्ति से आपको इंफॉर्मेशन लेनी थी, आपने उससे इंफॉर्मेशन नहीं ली क्योंकि वो मिला नहीं आपको सूचना देने के लिए, तो आपने उसका विकल्प ढूंढ लिया कि आप दूसरी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि आपने दूसरे व्यक्ति को इसलिए चयन किया है कि वो पहले वाला नहीं मिला, आपने तो उसको इग्नोर कर दिया एज इफ इट इज द सेम पर्सन। ये डिसऑनेस्टी है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसकी क्रेडिबिलिटी पर हमें शंका हो जाती है। दिस अप्लाइज टू ऑल रिसर्चर्स नो मैटर व्हाट देयर सब्जेक्ट्स आर। तो ऑनेस्टी की बात मैं कर रहा हूं, ऑनेस्टी को आप जिस लेवल पर, जिस स्टेज पर, जिस स्टेप पर काम में लेना चाहें, अप्लाई करना चाहें, इट विल बी ऑलवेज देयर। सो ए रिसर्चर शुड बी ऑनेस्ट इनफ, जो भी काम कर रहा है ईमानदारी से करना होगा, तभी रिसर्च का जो है वो एररलेस रिसर्च की संभावना बनी रहेगी। एरर्स इन इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी का सीधा सा अर्थ है पूछताछ करना, जानकारी लेना। अब जानकारी लेने के भी अलग अलग सोर्स होते हैं, कहां से लेते हैं ये डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है, फैकल्टी पर डिपेंड करता है, आप किस विषय के हैं, किस क्षेत्र में से आप अपना सोर्स, अपना डाटा जो है वो लेना चाहते हैं, सूचना एकत्र करना चाहते हैं, सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं आपके विषय से संबंधित। तो क्या क्या एरर्स हो सकती हैं? कई बार हम इंक्वायरीज में जो है बहुत कैजुअलिटी बरत लेते हैं, कैजुअल हो जाते हैं, बहुत ही हल्का ले लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देकर के मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर आप अपने लिए कोई चीज लगता है कि इसके अतिरिक्त भी आप कुछ समझना चाहें तो यू मे पुट योर क्वेश्चन। मैं सारी चीजों को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर पाता हूं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस तो हम जनरली सभी डिसिप्लिन में करते हैं, whether it is pure science or it is social science, it is literature, whatever the discipline is. ऑब्जर्वेशन का मीनिंग भी बहुत क्लियर है, हम किसी पर्पज से अपनी आंखों का, अपने कानों का प्रयोग करते हैं संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन ही एक्यूरेट है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन ही खोटा है, ठीक नहीं है, बहुत बड़ा एरर है ये रिसर्च का। जनरली वी एक्सेप्ट आवर डेली ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर कैजुअल एंड सेमी कॉन्शियस। सर ऑब्जर्वेशन गलत है या सही है वो तो रिजल्ट आते तब पता चलता है, इंडिविजुअल को कैसे पता चलता है? फिर तो हम सोचने लग जाएंगे यस एवरी टाइम वी आर करेक्ट। यही मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, एवरी टाइम वी आर करेक्ट, दिस इज इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं? हाँ सर वही। हम जो है अपने डेली लाइफ में, इन आवर एवरीडे लाइफ, एवरी टाइम वी ऑब्जर्व, सुनते हैं, देखते हैं, शोध करते समय भी हम देख लेंगे, सुन लेंगे और कैजुअल उसको हम ले लेंगे। तो ये सबसे बड़ी कमी है, यही एरर है कि हमको कैजुअल नहीं लेना है,
सेमी कॉन्शियस होकर के ऑब्जर्वेशन नहीं लेना है। अब आपने पूछा ना कि हम जो है अगर ये मान लेंगे कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, नो दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? अब देखिए आप, जो वाई मैंने कहा है ना वही आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। डिसएग्रीमेंट विद द एक्चुअल हैपनिंग, व्हाट रियली हैपेंड। किसी भी चीज को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी डाटा आप ले रहे हैं, किसी भी सोर्स को आप टैप करते हैं, उस सोर्स के ऊपर आप पहले अपने मस्तिष्क में सवाल खड़ा करिएगा, इज इट ओके? इफ इट्स ओके, ऑलराइट। इफ इट्स नॉट ओके, व्हाई? ये प्रश्न आना चाहिए। आपने बिना किसी मस्तिष्क में उद्वेलित हुए किसी भी चीज को एज सच एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। डिसएग्रीमेंट भी होना चाहिए। अगर डिसएग्रीमेंट है तो आप सही चीज को सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब आप कहेंगे डिसएग्रीमेंट तो सही तरीके से कैसे ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि उसी चीज को आप फिर से एक तरह से रिपीट करेंगे। एक बार आपके मस्तिष्क में प्रश्न आया कि नो दिस इज रॉन्ग, देन व्हाट इज करेक्ट? अगेन यू विल ऑब्जर्व, देन यू विल फाइंड द सेम थिंग, देन यू शुड एग्री, ओके इट्स ऑल राइट। तो डिसएग्रीमेंट ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। क्या इस बात को मैंने आपके सामने रखा है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गैस इज एन एरर, इज इट ओके? केवल एक अनुमान पर आधारित अवलोकन है, तो अनुमान पर आधारित अवलोकन एरर कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगी अनुसंधान। तो अनुसंधान में ऑब्जर्वेशन किस पर आधारित होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन द डिसएग्रीमेंट ऑल्सो, and there should be a question in the mind of the researcher that what really happens. तो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन आप कर पाएंगे, केवल अनुमान पर आधारित नहीं। इसी तरह से ऑब्जर्वेशन वाली बात ही मैं कह रहा हूं। ऑब्जर्वेशन का मतलब कोई सीमित नहीं है। ऑब्जर्वेशन सभी डिसिप्लिन के लिए लागू होता है, सभी विषयों के लिए लागू होता है, और जनरली जो भी अनुसंधान करने वाला है, हर अनुसंधान करता ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करता है। वो फील्ड में करता है या किताबों के लिए करता है या लोगों के मिलने के लिए करता है या किन्हीं घटनाओं को वो अपने लिए काम में लेने के लिए करता है, बट वी ऑलवेज ऑब्जर्व। अब देखिए, मैं जो आपको अभी शेयर कर रहा हूं ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, एक विशेष परिस्थिति का एक उदाहरण है। ये एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें लिमिटेड ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। तो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन पर आधारित जो जनरलाइजेशन है वो एरर है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवर जनरलाइजेशन। इसको हम रिसर्च की भाषा में ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एग्जांपल शेयर किया है कि ए रिपोर्टर कवर्स ए डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सम इश्यू। कोई आंदोलन हो रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, कई छात्र जो हैं वो इकट्ठे होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। और रिपोर्टर कौन हो सकता है? कोई अनुसंधान करने वाला भी रिपोर्टर हो सकता है, जो अपने अनुसंधान के लिए इसी विषय से संबंधित काम कर रहा है और उससे संबंधित उसको ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करके उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसको अपने लिए कुछ सामग्री को इकट्ठा करना है। तो कोई एक ऐसा इश्यू है जिस पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और उस आंदोलन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। उस आंदोलन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें शोध करना है या उनसे संबंधित कोई जानकारी भी प्राप्त करनी है, कुछ डाटा इकट्ठा करना है। तो 2-3 लोगों से अगर हम वहां पूछताछ कर लेंगे या उनको ऑब्जर्व कर लेंगे और उसके आधार पर हम कोई सामान्यीकरण कर लेंगे तो वो एरर कहलाएगा। एग्जाम्पल में यही बताया है कि जैसे 5000 लोगों की कोई एक भीड़ है
लगभग 5,000 लोग कहीं इकट्ठा हैं और वो 5,000 लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, क्या उसका हिस्ट्री है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में आप कुछ काम करना चाह रहे हैं। 5,000 में से 2-3 लोगों को आपने अलग ले जा करके कुछ बातचीत कर ली, कुछ पूछताछ कर ली और उसी के आधार पर आप अपना आगे का काम कर लिया, तो 5,000 लोगों में से 2-3 लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वो एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। दैट इज एन एरर, वो एक कमी है, वो त्रुटि है। एक पर्टिकुलर इवेंट के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब संख्या बहुत अधिक है उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं, तो बहुत कम संख्या में 2-3 लोगों से ही जानकारी प्राप्त करना, 2-3 लोगों को ऑब्जर्व कर लेना, ये त्रुटि है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक पर्याप्त मात्रा में सैंपल लेना होगा, पर्याप्त मात्रा में लोगों से जानकारी लेनी होगी, पूछताछ करनी होगी, तब आप जनरलाइजेशन करेंगे। तो वो आपका त्रुटि रहित एक तरह से डाटा कलेक्शन होगा, त्रुटि रहित सोर्स से सामग्री एकत्र करने की प्रक्रिया कही जाएगी, अन्यथा त्रुटिपूर्ण कही जाएगी। संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत कम लोगों को आपने ऑब्जर्व कर लिया और उसी आधार पर आपने अपना जनरलाइजेशन कर दिया, दैट इज एन एरर। सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी एरर है। अपनी चॉइस से, अपनी पहचान से, अपनी सुविधा से, अपनी मन मर्जी से कहीं से कोई भी किसी इवेंट में से कुछ लोगों को या कुछ घटनाओं को जो अपनी पसंद की हैं उनको ऑब्जर्व करके आप अपना अनुसंधान करने लग जाते हैं। तो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो एन एरर, यानी कि बहुत ही सीमित मात्रा में जो अवलोकन किया जाता है वो भी एक त्रुटि है। इसी प्रकार से illogical reasoning. There are other ways in which we often deal with observations that contradict our understanding of the way things are in daily life. सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो उन चीजों को हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं जो अननेचुरल है, जो हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। जो सामान्य रूप से हो रही हैं वो तो हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगी, लेकिन जो कुछ असामान्य चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान निश्चित रूप से आकृष्ट हो जाता है। हम उनको अपवाद के रूप में ले लेते हैं और अपवाद के रूप में उनको स्वीकार करके और हमारे अनुसंधान का आधार उनको बना लेते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो जनरली होती है, वो सभी जानते हैं, लेकिन जो अपवाद के रूप में हो रही हैं, जो असामान्य है, जो असाधारण स्थिति है, उसी को हमने ऑब्जर्व कर लिया और उसी के आधार पर हमने अपना इंटरप्रिटेशन या जो भी अपना एनालिसिस है वो आपने उसके बेस पे कर लिया। तो दैट इज एन एरर। ऐसा नहीं है कि एक किसी परिस्थिति में जो सभी लोग व्यवहार कर रहे हैं उनमें से अगर अपवाद स्वरूप कुछ लोग असामान्य व्यवहार करते हैं तो वही आपके अनुसंधान का स्रोत बन जाएगा। नो, इट इज नॉट। क्यों? अगर आप एक्सेप्शंस को ही रूल बना देंगे तो ये बहुत बड़ी कमी आपके शोध की होगी, क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि सामान्यतः इस प्रकार का व्यवहार तो सभी जगह हो रहा है, तो उसमें क्या नई चीज है? कोई नई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। और नई चीज कहाँ दिखाई दे रही है? 1-2 सैंपल ऐसे हैं उनमें से जो 1000-2000 लोगों से भिन्न प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू शुड ऑब्जर्व दैट ऑल्सो, लेकिन उन 2-3 के आधार पर जनरलाइजेशन कर लेना एरर है। जनरलाइजेशन तो बड़ी संख्या के आधार पर ही होगा, जो सामान्यतया ज्यादातर लोग जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस प्रकार के जिस तरह से इवेंट पे इन्वॉल्व हैं, वो जो लार्जर नंबर है उसके आधार पर ही आपका जनरलाइजेशन होगा। दैट विल बी एररलेस जनरलाइजेशन
that will be the logical generalization, logical reasoning, otherwise it will be illogical. इसको अवॉइड करना चाहिए. Is it okay? अब मैं आता हूं दूसरे बात पर, वो है इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप, बौद्धिक स्वामित्व और बौद्धिक चोरी, प्लेजरिज्म. दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं. किसी रिसर्च को एररलेस रिसर्च अगर हमें करना है तो इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप को भी समझना होगा, इसको भी पूरा रेस्पेक्ट देना होगा, और प्लेजरिज्म को समझ करके इससे कैसे बचाव करना है उसका भी ध्यान रखना होगा. तो आपका रिसर्च उत्तम रिसर्च होगा, क्वालिटी रिसर्च होगा. इफ यू इग्नोर द इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप इन रिसर्च, इफ यू इग्नोर प्लेजरिज्म, then there are chances to err. Your research will be errorful research. It will not be errorless. देखिए, इसको ऑफेंस कहा है. The worst offense against honesty is plagiarism. एक बहुत बड़ा अपराध है ये, ऑनेस्टी के अगेंस्ट अपराध है. जो बौद्धिक चोरी है, उस बौद्धिक चोरी को हम ईमानदारी के विरुद्ध अपराध कहते हैं. अब बौद्धिक चोरी क्या है, अलग से भाषण आपके इस पे हुए होंगे या हो जाएंगे. अगर हुए हैं इट्स गुड, नहीं हुए हैं तो भी आपको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं. बी अवेयर ऑफ प्लेजरिज्म, क्योंकि पूरा का पूरा रिसर्च जो है आपका एरर से भरा हुआ रिसर्च हो जाएगा अगर आपने प्लेजरिज्म को इग्नोर कर दिया तो. इसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉपिंग, दिस इज एटसेट्रा. आपने अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्य को अपना कार्य समझ करके उसकी नकल मार ली. नकल करना ये समझ करके कि मेरे द्वारा किया गया है, ये अपराध है. इंटेलेक्चुअल ओनरशिप किसका है इसमें? द पर्सन हु हैज ओरिजिनली डिड दैट वर्क. मूल रूप से, मौलिक रूप से जिसने जो काम किया है वो बौद्धिक, उसका स्वामित्व उस पर उसका है. यानी कि कोई भी रिसर्च किसी के द्वारा किया गया है, उस रिसर्च को या उसके पार्ट को या उसके डाटा को या उसके इंटरप्रिटेशन को या उसके ऑब्जेक्टिव्स को या उसके इंपॉर्टेंस को या उसके डिस्कशन को एज सच एक अनुसंधानकर्ता कॉपी कर लेता है और ये शो करता है ये सब कुछ मेरे द्वारा किया गया डिस्कशन है, मेरे द्वारा किया गया इंटरप्रिटेशन है, मेरे द्वारा किया गया एकत्र किया गया डाटा है. तो इंटेलेक्चुअल ओनरशिप किसी और की है, अधिकार अगर कोई दूसरा जमा लेता है उसके ऊपर, ये उस बौद्धिक स्वामित्व की बौद्धिक चोरी कहलाई जाती है. आप सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा अपना क्या है और पराया क्या है. पराया का मतलब हम ये कहते हैं कि जिस कार्य को आपने स्वयं नहीं किया, जो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो आपकी डिस्कवरी नहीं है, और आप क्लेम करते हो कि ये डिस्कवरी मेरी है, आप क्लेम करते हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज प्लेजरिज्म. क्या क्या चीजें आती है इसमें? थॉट्स, आइडियाज, works of others without acknowledging their source is an unethical. देखिए, दूसरों के विचार, अब आप कहेंगे विचार तो विचार हैं, एक तो स्वयं के विचार हैं जिसको हम ओरिजिनल थॉट्स कहते हैं, जनरेट होते हैं. जो आइडियाज हैं अपने ओरिजिनल आइडियाज हैं जो स्वयं जनरेट होते हैं, जिनको आपने पेन डाउन किया है, जिनको आपने लिखा है, जिनको आपने नोट डाउन किया है और उसी के आधार पर कोई काम किया है, तो वो तो आपके ओरिजिनल आइडियाज हैं. लेकिन जो आइडियाज अन्य के हैं
जो विचार दूसरों के हैं उनको आप काम में ले रहे हैं, तो काम में तो लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? विथ एक्नॉलेजमेंट। उसको आपको पूरी तरह से, उसका तरीका है एक, जिस सोर्स से, जिस स्रोत से आपने उन विचारों को, उन थॉट्स को, उन कार्यों को अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो उसको उपयोग करने की भी विधि बतलाई गई है। दैट विधि, दैट मेथड इज नोन एज साइटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट। उसी को हम कहते हैं संदर्भ देना, उसी को हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं अपन किसी के प्रति। Standard practices have been developed to permit the originators of the work and ideas to be acknowledged within your own text. This is called citation. इसी को citation कहते हैं। किसी जो मूल स्रोत है, उस मूल स्रोत से प्राप्त कार्य, विचार को हम एक्नॉलेज करते हुए प्रयोग करते हैं, इसी को साइटेशन कहा जाता है। संदर्भ देना। काम किसी और का है, विचार किसी और के हैं, लेकिन आप भी उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं अपने अनुसंधान के लिए, आप करें, आपको परमिशन है, कंडीशनल है। विदाउट साइटेशन, विदाउट एक्नॉलेजमेंट, one cannot make use of the works and ideas of others. ओरिजिनल जहां से सोर्स है, उस ओरिजिनल सोर्स को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत अधिक विकसित हो गई है। अनुसंधान में भी आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। उदाहरण के लिए एक प्रोसाइट नाम का सॉफ्टवेयर है। वो तुरंत जो है आपको क्या करेगा, आप जो भी, जहां से भी आपने अपना थॉट्स, आइडियाज, सोर्स जो लिया है, वहां उसको एक्नॉलेज करना है, साइटेशन देना है। किस तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे, वो तरीका भी ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है। आपको तो केवल उसमें फीड करना है, आपको केवल सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना है। फिर उसमें ऑप्शंस आते हैं कि किस तरह से आप इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रेजेंट द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ अदर्स विथ एक्नॉलेजमेंट। वन कैन डू दैट easily, one can do that procedurally, methodically. Responsibility and accountability of the research. तो ये जो बात मैंने आपके सामने भी चर्चा की है, प्लेजरिज्म की, बौद्धिक चोरी की, इंटेलेक्चुअल ऑनरशिप की, बहुत गंभीरता से इसे समझने की आवश्यकता है। और इसकी शुरुआत होती है जब हम रिसर्च प्रारंभ करते हैं, अपने विषय का चयन करते हैं, तो विषय से संबंधित हम विभिन्न प्रकार की सामग्री का अध्ययन भी करते हैं। जो अलग अलग सोर्स हैं उनको हम ढूंढते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको उनको एक्नॉलेज करना पड़ता है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द बेस्ट वे टू मेक प्रैक्टिस ऑफ साइटेशंस। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब किया जाता है, उस वक्त में आप इसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब आप थीसिस राइट करेंगे, थीसिस लिखेंगे, उस वक्त काम में आएगा। कोई आर्टिकल लिखेंगे, उसमें साइटेशंस का प्रोसीजर काम में आता है। और वैसे जो साइटेशंस के तरीके हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से हैं, अलग अलग तरीके हैं इसके। यानी कि आप संदर्भ देना चाहते हैं, टेक्स्ट में देना चाहते हैं, टेक्स्ट के बाद जो चैप्टर एंड है या आपका थीसिस एंड रेफरेंसेस है, उसका आप डिटेल देना चाहते हैं, तो इसकी पूरी विधि है, जो मेरे ख्याल से इस कोर्स वर्क में आपको पूरा अलग से समझाई गई होगी या समझाई जाएगी। मैं तो केवल यहाँ पर इतना सा कहना चाहता हूँ
कि हम जब शोध करते हैं तो हमको दूसरे अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों की मदद लेनी पड़ती है। उनकी आवश्यकता हमारे अपने लिए भी होती है। हम उन कार्यों का उपयोग अपने काम के लिए कैसे करेंगे, इसी को हम साइटेशन कहते हैं। एक अनुसंधानकर्ता की जो जिम्मेदारी होती है, उसका जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिम्मेदारी से काम नहीं किया, अगर जवाबदेही को भी इग्नोर कर दिया, तो रिसर्च में एरर होने की संभावना बनी रहती है। देखिए, जो भी किया है उसके लिए एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस की आवश्यकता होती है। जो आपने किया है, कैसे किया है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। जहां से जो सूचनाएं एकत्र की हैं उसके बारे में भी आपको एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, जिसको हमने अगर लिखने में कर रहे हैं, लिटरेचर से कर रहे हैं, तो उसको साइटेशन कहेंगे। और अदर वे, दूसरी तरीके से आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं से ली है तो उसको भी आपको पूरा उसमें समझाना पड़ेगा। टेक्निक्स यू यूज, एनालिसिस यू कैरीड आउट एंड रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये अलग अलग तरह की काम आपको अपने अनुसंधान के लिए करने होते हैं। सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं, टेक्निक्स को काम में लेना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, रिजल्ट्स आपको निकालने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी आपको करने पड़ते हैं। इन सब को आपको समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है, नरेट करना पड़ता है कि कैसे आपने काम को किया है। इसी को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रिसर्चर। अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है एक रिसर्चर की, वो किसके प्रति होती है? अन्य शोधकर्ताओं के प्रति भी होती है। जहां से जो सोर्सेस हैं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं, जिनसे आपने सूचनाएं प्राप्त की हैं, उनके प्रति भी आपका दायित्व होता है, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है। पब्लिक के प्रति भी, आम जन के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है, जिसको आपने एक सोर्स के रूप में स्वीकार करके सूचनाएं एकत्र की है। और एकेडमिक कम्युनिटी के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है। एकेडमिक कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारी का मतलब यही है कि जो जो लिटरेचर, जो जो शोध पहले जिन्होंने किया है और उनका उपयोग आप कर रहे हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको आप एक्नॉलेज करें। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसको आप इग्नोर करते हैं तो दिस इज एरर इन रिसर्च। ये उत्तरदायित्व है, ये जवाबदेही है एक अनुसंधानकर्ता की। अगर कोई अनुसंधानकर्ता इस जवाबदेही से, इस उत्तरदायित्व से बचना चाहता है, तो ये एक रिसर्च में एरर। अपार्ट फ्रॉम करेक्ट एट्रीब्यूशन, ऑनेस्टी इज एसेंशियल इन द सबस्टेंस ऑफ व्हाट यू राइट। क्या लिखते हैं उसमें भी ईमानदारी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, आप जो काम करेंगे हर एक में एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको एररलेस रिसर्च करना है, गुड रिसर्च करना है, क्वालिटी रिसर्च करना है, रिसर्च के जो गुड रिसर्च के जो क्राइटेरिया हैं, उस फ्रेमवर्क में आपका रिसर्च को अगर फिट करना है, किस किस का वर्णन करना पड़ेगा आपको? भूलिएगा नहीं, याद रखना है आपको सब चीजें। What you have done, क्या किया है आपने, इसी को तो लिखेंगे आप। How you have done it, कैसे किया आपने। The information you obtained, सूचना कहां से एकत्र की है। थोड़ा आश्चर्य तो हो रहा होगा आपको कि ये चीजें तो हम सब जानते हैं, कहां से लिए, कैसे लिए, क्या लिया है, क्या टेक्निक काम में ली, कैसे एनालिसिस की करेंगे, क्या रिजल्ट आएंगे एक्सपेरिमेंट के। वी नो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन
ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की बात है जो शॉर्टकट्स को अपना लेते हैं, स्वयं कुछ करते नहीं है, दूसरे के काम को ही मैनिपुलेट करके अपना काम बना करके और सबमिट कर देते हैं। उनको ये पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है, उनको इसकी जानकारी नहीं कैसे किया है, कहाँ से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया है, किस किस प्रकार की टेक्निक्स को काम में लिया है, डू नॉट नो। एनालिसिस किया है तो कैसे किया है। सर मैं थोड़ा Results- कंफ्यूज हो रही हूँ, मतलब जैसे केस स्टडी भी हम कर रहे हैं तो एनालिसिस तो लिख देंगे, तो टेक्निक्स क्या होगी उसमें, दोनों में डिफरेंस क्या, टेक्निक्स एंड case study itself is a technique to collect the information. हाँ राइट सर, इट इज अ टेक्निक। Yes. और अगर हम दूसरी कोई कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं क्वालिटेटिव टाइप, तो उसमें हम टेक्निक्स और एनालिसिस को कैसे, थोड़ा सा प्लीज डिफरेंशिएट कर दीजिए। There are different techniques to collect the information. जैसे इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, शेड्यूल, यस दीज आर टेक्निक्स, these are the techniques. क्वेश्चनर्स, यस सर। जी, तो खास उसमें करके ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है सर, बस इतना ही लिखना है कि हमने ये टेक्निक यूज करी, और भाई ज्यादा क्यों डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो एनालिसिस में लिखना है। नहीं, लेकिन आपने इस तकनीक को क्यों काम में लिया है, जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। सॉरी सर क्या आवाज, आपको अपने प्रयोग में ली गई टेक्निक को जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस तकनीक का उपयोग क्यों किया है। हाँ जी, तो उसके सपोर्ट में सर हम क्या देंगे, मतलब ऑलरेडी कुछ टेस्ट कंडक्ट करके उसकी वैलिडिटी पता करके फिर ही देंगे ना कि ये टेक्निक इसलिए लिया। आपका जो विषय है अनुसंधान का, हाँ जी, सबसे पहला जस्टिफिकेशन तो योर टॉपिक ऑफ रिसर्च, नंबर 1। हाँ जी, नंबर 2, द इंफॉर्मेशन सोर्स, जहां से आप सूचना लेना चाहते हैं वो हाँ स्रोत सर, इस तकनीक से आसानी से टैप किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा हम उस सोर्स से, सॉल्व किया जा सकता, हाँ जी, हाँ, हम आसानी से अपनी सूचनाओं, संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, अन्य तकनीक से उस सोर्स से सूचनाएं प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, आ सकती थी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। हाँ जी, जो लोग अनपढ़ हैं, वैसे तो आज के समय में अगर अनपढ़ हम कहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बट से फॉर एग्जांपल देयर आर some people, those who are living in remote areas, ऐसे जंगलों में बहुत दूरस्थ निवास करते हैं, जिनके पास आवागमन के साधन अभी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं, संसाधन भी नहीं पहुंच पाए हैं, और उन लोगों की भाषा भी आपके समझ नहीं आती है, अनुसंधान करता, ऐसी स्थिति में कौन सी टेक्निक से उनसे सूचनाएं लेगा, which will be the best technique to make use इंटरव्यू of। सर, इंटरव्यू वाला आप टेक्निक, भाषा भी नहीं जानते उनकी, बट एक जैसे हम ट्रांसलेटर बिठा के वो फेस टू वो तो वो एक अपनी विकल्प। इमोशंस भी एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको नोट कर पाएंगे। हाँ, देखिए, बहुत कई सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जो इतनी हाँ जी, आसानी से हम चर्चा तो कर लेते हैं, बट इन फील्ड जब हम जाते हैं ना फील्ड में, तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि एक तो अनुसंधान करता स्वयं किसी से कोई सवाल करता है, अब उस सवाल को आपने किसी ट्रांसलेटर से पूछा, ट्रांसलेटर ने उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा, कैसे इस बात को हम इंश्योर करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ऐसी स्थिति में इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने इस टेक्निक को काम में लिया, ट्राई किया, लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में काम में लिया, पिक्टोरियल क्वेश्चनर हमने काम में लिया, कुछ और भी कई सारे इसमें टेक्निक्स हो सकती हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिमोट एरिया है, रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है
उस वजह से हमने इस तकनीकी का प्रयोग किया है। इतनी सी बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ बस। यस सर। वन हैज टू जस्टिफाई। ओके, थैंक यू सर। भाई टेक्निक्स तो कई सारी हैं, कोई भी काम में ले रहे हैं, एनालिसिस किसी भी तरीके से किया जा सकता है। हाँ जी सर, मैंने एक जर्नल पढ़ा था कल, तो उसमें था कि जैसे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उन लोगों के लिए ये अच्छा होता है कि उनका इंटरव्यू वाला लाइक टेक्निक यूज करे। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं इंटरव्यू, अगर आपकी भाषा समझ एक्सप्रेशंस में होंगे, आती है। कुछ जेस्चर्स होते हैं, उनको हम ऐसे पेपर पे ऐसा पेन डाउन नहीं कर सकते ना बहुत बार। बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं आप, और उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आप नोट कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसी ऐसे सामग्री आ गई है कि आप बात कर रहे हैं लेकिन कैमरा ऐसे हैं जो उसको खुद भी पता नहीं कि आपके कैमरा में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। हाँ जी, बट सर वो नेचुरलिटी जो है, उसके आंसर्स जो होंगे वो बड़े मतलब बिल्कुल परफेक्ट। हाँ जी। उसी नेचुरल सेटअप में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। आगे चल रहा हूं मैं अब। एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, इसमें भी एरर हो सकती है। देखिए, आप किसी भी विषय के हैं, किसी भी आप फैकल्टी के हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, लेकिन आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके विषय में, आपकी फैकल्टी में पहले भी अनुसंधान हुए हैं। कोई भी अनुसंधान करता ऑफ हैंड, यानी कि वो पहला व्यक्ति नहीं है कि जिसने पहली बार ही किसी विषय पर काम कर रहा है, ऐसा संभावना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही उससे संबंधित कहीं ना कहीं कुछ काम हुए हैं। तो उस विषय की कई सारी थ्योरीज होंगी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होगा, थ्योरेटिकल एक स्ट्रक्चर होगा, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे। उनका प्रयोग भी अनुसंधानकर्ता को करना होता है। एक्स एक रिसर्चर है, उस रिसर्चर ने जो विषय लिया है, उस विषय पर पहले से उसके क्षेत्र में कौन कौन से सिद्धांत या कौन कौन से काम पहले हो चुके हैं, उसी को हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो उसका उपयोग करना, उसके उपयोग के बगैर अगर कोई काम किया जाता है तो ये भी एरर कहलाता है। इसी को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। पार्ट 2, कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जहां पर एरर्स की संभावना होती है। मैं सारा का सारा जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, हर जगह पर, हर स्टेप पर, हर स्टेज पर कहीं ना कहीं त्रुटि रहने की संभावना हो सकती है। और वो कौन सी स्टेज है, वो कौन सी परिस्थिति है एक अनुसंधानकर्ता के लिए जिसमें वो त्रुटि रहित अनुसंधान करे। यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं आपको डाटा एंड इंटरप्रिटेशंस की। और सबसे पहली बात मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, आप खुद सहमत होंगे नहीं होंगे। हिस्ट्री इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ साइंटिफिक फ्रॉड, वैज्ञानिक धोखा। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें वैज्ञानिक धोखेबाजी हुई है। इतिहास भरा हुआ है इससे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने अनुसंधान किए होंगे उन्होंने कई सारी गलतियां की होंगी, मैनिपुलेशंस किए होंगे, इसलिए उसको साइंटिफिक फ्रॉड हम कह सकते हैं। अब ऐसी रिसर्च जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, इधर से उधर डाटा उठाया, इधर से मैटर उठाया, उधर उसको कट पेस्ट कर दिया, ऐसे रिसर्च वर्क को हम कहते हैं फैब्रिकेटेड रिसर्च वर्क। अब अगले वाले में चले जाएंगे, जिसमें स्वयं का ओरिजिनल तो कुछ है नहीं और केवल मैनिपुलेशन है, तकनीक है मैनिपुलेशन करने की। Vested interest and ambition can lead to strong temptations to arrange evidence in order to reach the right results. अब आप देखिए, पीएचडी करनी है, डिग्री प्राप्त करनी है, डिग्री प्राप्त करने के लिए अब
इतना समय नहीं है कि हम लाइब्रेरी में जाएं, पुस्तकें पढ़ें, दूसरे जो अनुसंधान हैं उनके बारे में हम समझें, अपने लिए कुछ हाइपोथेसिस बनाएं, अपने लिए कुछ रिसर्च क्वेश्चंस बनाएं और उन रिसर्च क्वेश्चंस के लिए उत्तर प्राप्त करने के लिए हम फील्ड में जाएं या सोर्सेस को टेप करें। ये सब माथापड़ी कौन करेगा? नहीं करनी हमें। तो क्या करना चाहिए? शॉर्टकट, बिल्कुल सीधा कट पेस्ट कर लो। अपने विषय से संबंधित किसी और ने काम किया है, उस काम की नकल मार लो और थोड़ा बहुत उसी में अपनी तरफ से कुछ इंटरप्रिट कर दो। ऐसा काम कौन करते हैं? अपने निहित स्वार्थों के लिए करते हैं, जिनका अपना एम्बिशन होता है और वो टेम्प्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको लालच प्राप्त हो जाता है। क्या लालच मिलता है ऐसे अनुसंधान में? लालच या तो स्वयं के लिए है या किसी ने आपको प्रभावित करने के लिए लालच दे दिया है। तो ऐसे अनुसंधान करवाने वाले जो होते हैं वो कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे स्केल, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कभी कभी, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स दे मैनिपुलेट द डेटा and they results as per their wishes। जिनकी जैसी इच्छा है वैसा परिणाम वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, उनकी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं। अपनी इच्छा से, अपने निहित स्वार्थ से तथ्यों को इंटरप्रीट करना एरर है। बहुत मुश्किल होता है बायस से फ्री होना, पक्षपात पूर्णता से मुक्त होना, दूर रहना। पक्षपात पूर्णता आ सकती है, चॉइसेस हो सकती हैं, पसंद नापसंद हो सकता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी फ्री फ्रॉम बायस। ऐसी स्थिति में एरर रहने की संभावना है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम पक्षपात पूर्णता से दूर रहें, अपनी पसंद नापसंद से हम बचें। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको ऐसे क्षेत्र में भी काम करना पड़ता है जहां पर आपके आंखों के सामने जो घटनाएं घट रही हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इन घटनाओं का उल्लेख मुझे मेरी थीसिस में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आई डोंट नॉट लाइक दिस इंस्टेंसेस, दिस इज नॉट माय चॉइस। तो वहां पर अपनी पसंद, अपनी चॉइस से बचना है। जो जैसा है वैसा ही अगर हम कलेक्ट करेंगे, वैसा ही हम प्रस्तुत करेंगे, तो ये एररलेस रिसर्च होगा। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी शुड बी मेंटेन्ड। वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता, जिसमें मेरी अपनी पसंद, मेरी अपनी कोई भी राय, मेरे अपने विचार, जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर कभी हावी नहीं हो सकते हैं। If you can see any reason for a possibility of bias in any respect of the research, it should be acknowledged and explained। देखिए, रास्ता बताया गया है कि गलती तो है, लेकिन इस गलती को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं कि एक संभावना थी इसमें बायसनेस होने की, फिर भी मैंने इस काम को किया है। इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। If the study involves personal judgments and assessments, the basis for those should be given। स्पष्ट कर देना है, ऑनेस्टी है रिसर्च की, है इसको फॉलो करना है, तो एररलेस रिसर्च होगा। कभी कभी आपको ऐसी चीजों को, ऐसी घटनाओं को भी वर्णन करना होता है जिनका आप व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं। पर्सनल जजमेंट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर्सनल असेसमेंट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मैं अमुक अवसर पर उपस्थित था और चूंकि वहां पर ऐसे ऐसे घटित हुए, मैंने देखा, मेरा मन उद्वेलित हो गया। ये पर्सनल जजमेंट है, उद्वेलित हो गए मन मेरा, और उससे होकर के मैंने इस प्रकार की चीजों को देखा है।
ये वर्णन आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं मानी जाएगी ये। इट इज गुड प्रैक्टिस टू एडमिट टू लिमिट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड रिसोर्सेस। आपकी जो सीमाएं हैं उनको अगर आप उजागर करते हैं, अपने थीसिस के साथ ईमानदारी से आप प्रस्तुत करते हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। एररलेस रिसर्च इसको हम कहेंगे, कमियां होते हुए भी, क्योंकि कमियों को आपने उजागर किया है, बताया है। अब हम आते हैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ऑफ द रिसर्च, हर वक्त हर स्टेज के ऊपर जो शब्दावली है उसका महत्व होता है। और शब्दावली अगर आपकी दोषपूर्ण है तो आपका अनुसंधान भी दोषपूर्ण माना जाएगा, त्रुटि वाला अनुसंधान माना जाएगा। बी अवेयर ऑफ द टर्म्स। शब्दावली का प्रयोग करते समय में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अलग अलग संकायों के, अलग अलग विषयों के ये शब्दावली के लिए जो है कोश बने हुए हैं, विश्व कोश बने हुए हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और पब्लिश्ड हैं, अच्छी अच्छी जगह पर अवेलेबल हैं। आप जिस विषय के हैं, अपने विषय से संबंधित, सरकार के द्वारा प्रमाणित, संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित शब्दकोश का अवलोकन करिएगा और उनमें से आप अपने लिए संबंधित जो टर्म्स हैं, जो शब्दावली है, उसका आपको उपयोग करना चाहिए। कहीं कहीं पर सामान्य बोलचाल की भाषा या शब्दावली का प्रयोग भी संभव है, लेकिन आपको उसे जस्टिफाई करना होता है, आपको उसे एक्सप्लेन करना होता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए जो मान्यता प्राप्त शब्दावली है उसका उल्लेख आपको करना होगा। Need to be constantly aware of the real meaning of terms and their use within the particular context। अब ये बात तो जब आप किसी एक्चुअल में जब लेखन का काम करते हैं, शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उस वक्त में अप्लाई होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जिससे आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि शब्दावली का प्रयोग करते समय में हमें सावधान रहना होता है, त्रुटि ना होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे उम्र की बात आप करते हैं, तो उम्र का प्रयोग करते समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी उम्र के समूह को उसका बचाव करना चाहते हैं, उसको संरक्षण देना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। ऐसा भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप उम्र की शब्दावली को या काम में लेते समय में कोई अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। उम्र का उल्लेख करते समय में, इंटरप्रिटेशन देते समय में आपको न तो किसी उम्र के साथ संरक्षण वाली शब्दावली का प्रयोग करना है, न ही किसी उम्र के साथ अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग करना है। बी अवेयर ऑफ द टर्म व्हेन यू मेक यूज दैट टर्म इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया है उम्र का। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभेद या विविधता, भिन्नता। सांस्कृतिक विभिन्नता का जहां कहीं आप अगर उल्लेख कर रहे हैं, उस समय में आपको पक्षपातपूर्णता से बचना है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना है जिससे लगे कि आप किसी विशेष संस्कृति के पक्षधर हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ उस संस्कृति के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से जो विशिष्ट शब्दावली है, स्टीरियोटाइपिंग जो शब्दावली है, ओमिशंस है जिनको आपको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, या जिससे भेदभाव झलकता है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग से भी बचना चाहिए, खास करके जब कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको मैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, जब आप डिसेबिलिटी की बात करते हैं,
अयोग्यता की बात करते हैं, तो उस वक्त भी अगर आपको एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो उपेक्षापूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। जो डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड कैटेगरी है, उसके लिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है जिससे उनकी उपेक्षा का भाव प्रकट होता हो, या ऐसी शब्दावली से ही बचना है कि आप डिसेबल्ड के प्रति कोई संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी के साथ में आपको टर्म का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जेंडर का जब आप प्रयोग करते हैं, जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में जब आप शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो उस वक्त भी आपको, जैसे मेल सेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आप पुरुष प्रधान शब्दावली का प्रयोग करने से बचें, घिसी-पिटी शब्दावली का प्रयोग करने से बचें। इसी तरह से सेक्सुअल ओरिएंटेशन में भी आपको पक्षपात पूर्णता से बचना चाहिए, आपको प्रिजुडिस से बचना चाहिए, या इंटॉलरेंस जैसे शब्दों से बचना चाहिए। यानी कि किसी प्रकार से आप मेल फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी इंटरप्रिटेशन को करते समय में, उस वक्त में आपको विशेष रूप से शब्दावली का चयन सोच समझ के करना चाहिए, जिससे न तो किसी प्रकार से कोई प्रिजुडिस जल के, न किसी प्रकार का इंटॉलरेंस या कोई डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो उसमें प्रकट नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने लेखन के समय में या अनुसंधानकर्ता जब किसी सोर्स से इंटरेक्ट करता है, उस समय में ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए। अगर ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो कई बार संकट की स्थिति बन जाती है। अब मैं बात करता हूं एथिकल कंपोनेंट की, नैतिक घटक। रिसर्च में क्या क्या नैतिक घटक होते हैं? सिचुएशन दैट रेज एथिकल इश्यूज, संकट का समय आ जाता है कभी कभी, तो नैतिकता के साथ में हमें खड़ा रहना होता है। ये विशेष रूप से उन अनुसंधान से संबंधित है जो अनुसंधान मानवीय संबंधों के क्षेत्र में किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता को नैतिक जो मापदंड हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी को किसी प्रकार से हर्ट ना हो, कोई हार्म ना हो। यानी कि हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, उस अनुसंधान के परिणाम से या उस अनुसंधान करते समय में किसी भी मानव को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। मानसिक रूप से नहीं पहुंचनी चाहिए, चारित्रिक रूप से नहीं पहुंचनी चाहिए, या सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से किसी प्रकार को, किसी भी मानव को कोई क्षति ना हो। ये इस प्रकार की एथिकल स्टैंडर्ड्स को में ध्यान में रखना चाहिए। रिसर्च के जो एम्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसमें भी हमें एथिक्स को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे अनुसंधान का उद्देश्य जो है, उसमें हमें नैतिकता को भी पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। जो भी अनुसंधान में एनालिसिस करते हैं, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, और किसी भी फिनोमिना को हम समझते हैं उस वक्त भी हमें एथिकल इश्यूज को ध्यान में रखना चाहिए। सर जैसे अगर हम क्योंकि साइंटिफिकली, सर मेरी आवाज आ रही है? कोई भी अनुसंधान हेलो, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए है या किसी प्रघटना को समझने के लिए है, तो हमें नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे समय में जब ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं या किसी प्रघटना को समझने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे समय में भी हमें नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? No ethical consequences. The expansion of scientific knowledge is generally regarded as a good thing. सर एक क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं। Yes, most welcome, please. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, बताइए।
सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, यदि मान लीजिए मैं किसी एरिया में रिसर्च कर रहा हूँ आप थोड़ा और माइक को आप थोड़ा तेज करिए ना, मुझे थोड़ा कम आवाज आ रही है आपकी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ठीक से सर अभी? आ तो रही है लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कम आ रही है, कम भी हो रही है, वॉल्यूम एक अप डाउन सेकंड, हो मैं रहा है। सर इसको ब्लूटूथ को हटा देता हूँ, एक मिनट सर। सर मेरी आवाज आप ठीक से आ रही है? हाँ हाँ, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे साइंटिफिकली हम लोग हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। अपना वॉइस क्लोज करिए, म्यूट करिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम साइंटिफिकली कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें ये संभाव, निकिता जी आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सॉरी सर, मैं बाद में ही पूछ लूंगा। और सामने एक चीज तो मैं बता देता हूँ कि एवरी रिसर्च इज साइंटिफिक रिसर्च। इफ इट इज नॉट साइंटिफिक इट शुड नॉट बी पुट अंडर द रिसर्च। सवाल क्या है आपका? सवाल तो पूछिए आप। सर मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? आपकी आवाज बराबर आ रही है लेकिन बीच में आपकी आवाज बंद हो जाती है। वो सर बार बार बीच में कोई माइक खोल रहे थे। मैं कह रहा था साइंटिफिकली हम जब रिसर्च करते हैं तो किसी भी एरिया में, जैसे मान लीजिए मैंने पॉल्यूशन पर कोई रिसर्च की, तो आपने कहा जो एथिकल्स जो हमारे मापदंड होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें आर्थिक किसी का नुकसान ना हो। लेकिन ऐसी रिसर्च में ज्यादातर नुकसान, जैसे जो वहां पर चलने वाली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं और जो कि वो लोग एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए कुछ इस तरह की एनवायरमेंटली हार्मफुल एमिशंस जो होते हैं वो निकलते हैं। तो हम ये कैसे तय कर पाएंगे कि उस एथिकल जो वैल्यू है उसको हमने फॉलो किया है कि नहीं किया है? बिकॉज हमारी रिसर्च से डेफिनेटली उस एरिया में चलने वाले इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को तो काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि हम उस वक्त, क्योंकि नैतिक मूल्य भी कहना कि समाज काल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, हम ये भी तय नहीं कर सकते कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्योंकि जनरली ये चीजें बदल जाती हैं अपने एस्पेक्ट्स में। तो ये कैसे तय होगा कि हम एथिकली हमारी रिसर्च इस तरह की हो कि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर? देखिए बहुत सीधी सी बात है, मेरा उत्तर इसमें बहुत सिंपल है। हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, कॉमन मैन की बात हम करते हैं। कॉमन मैन को, ह्यूमन बीइंग को जो हार्म करता है, दैट इज द वायलेशन ऑफ एथिक्स। ऐसी रिसर्च जिससे सामान्य मानव को नुकसान है, ऐसी अनुसंधान नैतिकता का उल्लंघन है। अब आप कहेंगे कि शायद ऐसा रिसर्च जो कोई इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन कर रहा है, तो आप रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं? इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कर रहे हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट? वो एक बड़े वैल्यू में तो हो जाता है, वो तो बिल्कुल ठीक है। जी लेकिन सर वही है, जी सर बिल्कुल सही है आपकी बात। मुझे चलिए ठीक है, तो अवॉइड एनी हार्म, दिस इज द ओनली सबमिशन। ठीक है, किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी को ना हो, बस। अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, वो कहता है कि इससे तो जिसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूं उसको फायदा है, लेकिन आप जिस इंस्टीट्यूशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं उसको तो फायदा है, बाकी तो लोगों को तो नुकसान है ना, कॉमन मैन को तो इससे हार्म है ना। और एग्जांपल्स आएंगे, इससे आपको समझ पाएंगे इसको। द एम्स ऑफ रिसर्च शुड बी एग्जामिन्ड फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यही आपका सवाल था। नो गेन विदाउट पेन इज पॉपुलर एक्सप्रेशन, बट कैन दिस अप्रोच बी जस्टिफाइड बाय ए रिसर्चर? भाई कोई अनुसंधान करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कष्ट तो होगा, किसी को पेन तो होगा, क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो रिसर्च का जो एम है उसको हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालाइज हमें करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि एटॉमिक बम का जब आविष्कार हुआ था न्यूक्लियर फिजिक्स में, उस वक्त में इस एटॉमिक बम को बनाने से पहले जो जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह काम करते हैं उसके लिए रिसर्च हो रहा था।
लेकिन क्या इसको ह्यूमैनिटी के नुकसान के लिए रिसर्च किया गया था? नो। इसमें जो एथिकल एम था वो था ह्यूमैनिटी का भला कैसे हो, मानवीयता का कल्याण कैसे हो, इसके लिए एटॉमिक रिसर्च किया गया था। लेकिन इसका दुरुपयोग जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिरा करके किया गया, तो उस रिसर्च को हम एथिकल रिसर्च उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहेंगे। एक कॉन्टेक्स्ट में द रिसर्च वाज एथिकल, इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन उससे सोसाइटी को हार्म हुआ, देयरफॉर इट वाज अनएथिकल। नो गेन विदाउट पेन, तो कहीं नुकसान हो सकता है, आप स्वयं इस बात को ऐड कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर इसको इस तरह से समझेंगे कि कॉमन मैन को, सोसाइटी को, पब्लिक को उस रिसर्च से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ये एथिकल एम है रिसर्च का। अगर नुकसान होता है तो वो एथिकल एम का वायलेशन है। तो रिसर्च जो कैरी आउट किया जाता है वो नुकसान के लिए नहीं किया जाता है, वो गेम के लिए किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है। यही एथिकल एम है रिसर्च का। यानी कि आप अपने अनुसंधान का जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने डिसिप्लिन के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या है, नेशन के लिए क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या है। यू विल हैव टू जस्टिफाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर रिसर्च। अगर आपने अपने अनुसंधान के योगदान को समाज के लिए, विषय के लिए, राष्ट्र के लिए अगर योगदान के रूप में जस्टिफाई किया है तो ये उसका एथिकल एम है, ये उस रिसर्च का आपका नैतिक उद्देश्य है। इसको ध्यान में रखना है, ये एररलेस माना जाएगा। Particular care must be taken when the researcher is working in an unfamiliar social situation. तो ये नैतिकता की बात है कि ऐसी परिस्थिति भी होती है जब कभी अनुसंधानकर्ता को अनभिज्ञ सामाजिक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो ऐसी दशा में भी उसे अपने नैतिक मूल्यों से अलग नहीं हटना चाहिए, नैतिकता को सर्वोपरि रखना चाहिए। विशेष रूप से ये कब उत्पन्न होती है? जब इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्वेश्चनेयर्स का प्रयोग किया जाता है, पार्टिसिपेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उस क्षेत्र के साथ जुड़ जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो कई बार ऐसी सेंसिटिव सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें एक अनुसंधानकर्ता को काम करना पड़ता है, शोध का कार्य करना होता है, तो उस वक्त में उसको विशेष रूप से सावधानी रखी जानी चाहिए। ये एररलेस रिसर्च है, क्योंकि सेंसिटिव मटेरियल को इकट्ठा करते समय में, सेंसिटिव नेचर की सिचुएशन में अनुसंधानकर्ता को बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए, नहीं तो वहां पर अनुसंधान का रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। एथिक्स, पॉलिसीज, परमिशंस एंड कमिटमेंट्स, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो एररलेस रिसर्च के लिए काफी है, क्योंकि कुछ रिसर्च में कोड ऑफ प्रैक्टिस होती है, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं। अनुसंधान करवाने वाली संस्थाएं अपने खुद के कुछ नियम, कुछ गाइडलाइन पहले से ही बता देती है। कुछ कमिटीज भी होती हैं, और ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता जो काम करेगा उन गाइडलाइंस के अनुसार काम करेगा, तो वो एररलेस रिसर्च होगी। तो एथिक्स कमिटीज भी होती है, और वो एथिक्स कमिटीज इसी काम को करती है। अब जैसे आप लोग कोर्स वर्क कर रहे हैं, आपके कोर्स वर्क के बाद में एग्जाम होगा, तो वो एग्जाम जो होगा उसको हम एक प्रकार से एथिकल असेसमेंट उसका कह सकते हैं कि आप रिसर्च के लिए स्किल्ड हैं या नहीं हैं। आपने रिसर्च करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं
उनको फुलफिल किया कि नहीं किया है। तो ये काम जो है आपके कोर्स वर्क के एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, जिससे ये जज किया जाएगा कि आपने अपने अनुसंधान के लिए जिन जिन चीजों को लर्न किया जाना चाहिए, जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक चेकलिस्ट होती है इश्यूज और रिलेटेड टू एथिक्स के संबंधित, कि एक अनुसंधानकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, किन किन चीजों से उसे बचना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर फॉलो किया जाता है तो एरर लेस रिसर्च की संभावना होती है। अब मैं आपको सर आप एग्जाम के बोल रहे हैं, ये एग्जाम कब होगा? अरे भाई ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी बताएगी। अब ये चीजें हैं कुछ ध्यान से सुनने की है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अब समापन करूंगा मैं। तो ये कुछ बातें जो मैंने कुल मिलाकर के सारा डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन के सार रूप में ये टिप्स आप अगर नोट कर लेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो मेरा मानना है कि आपका रिसर्च एक अच्छा रिसर्च होगा, क्वालिटी रिसर्च होगा, गुड रिसर्च कहलाएगा, एररलेस रिसर्च कहलाएगा। अनुसंधान में त्रुटि की कोई संभावना नहीं बनेगी। सबसे पहली चीज, स्किल टू लर्न फॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय द रिसर्चर। आप जो अनुसंधान करने जा रहे हैं वो किस प्रकार से अपने विषय के लिए योगदान देगा, इसको आपको समझना होगा। ये अगर आपने लर्न कर लिया, समझ लिया, तो आप अच्छा रिसर्च कर पाएंगे। योर रिसर्च विल बी गुड रिसर्च। कंट्रीब्यूशन को आप पहले से समझना होगा, जस्टिफाई करना होगा। स्किल टू प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे शोध के, उनको प्रस्तुत करने का स्किल आप में होना चाहिए। अगर स्किल नहीं है प्रस्तुत करने का, तो आपका रिसर्च जो है वो बेकार हो सकता है, एररफुल रिसर्च हो सकता है। स्किल टू रिवील, कैपेसिटी टू राइट क्लियरली एंड कोजेंटली। लेखन जो है बहुत बड़ा एक हथियार है, क्योंकि आपको जो भाषा होगी, आपकी जो शब्दावली होगी, आपके जो वाक्य होंगे, वो दूसरों को समझ में आने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। ये स्किल है एक अच्छे अनुसंधानकर्ता की, जो भी कुछ वो किया है वो कन्विंस कर सके, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में, लॉजिक के साथ में कन्विंस कर सके। ये राइटिंग पावर, राइटिंग स्किल, ये आप में होनी चाहिए। इसी तरह से कैपेबिलिटी विद फ्रैंक, फेयर एंड जस्ट असेसमेंट। एक अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र होकर के विशुद्ध रूप से और न्यायपूर्ण तरीके से मूल्यांकन करे, ये कैपेबिलिटी, ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। सर्वे ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसका स्किल होना चाहिए। कैसे किया जाता है इसके ऊपर अलग से व्याख्यान आपके होगा। इसमें सारी जानकारी दी जाती है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। स्किल टू ऑर्गेनाइज द रेलेवेंट मटेरियल, सारा सामग्री इकट्ठा करके उसको किस तरह से आप काम में लेंगे, क्योंकि सामग्री को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक होता है। रिसर्च आपने कर लिया, सामग्री आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना, इट इज ऑल्सो ए स्किल। इट शुड बी देयर इन ए रिसर्चर। स्किल टू ऑर्गेनाइज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एरिया, समझ होना चाहिए आप किस एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं, उसकी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। यूज ऑफ एनालिटिकल टूल्स, अब एनालिसिस करते हैं तो इसके कई सारे विधियां हैं एनालिसिस करने की। जैसे सोशल साइंसेज में SPSS एक सॉफ्टवेयर है, उसको अप्लाई करके हम जो है टेबल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सीखना होता है एररलेस रिसर्च के लिए। केपेबल टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स, नए तथ्यों को आपने खोजा है, उसमें उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फ्रेश अप्रोच टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स और थ्योरीज, जो जो काम किया है उस काम के प्रति आपका एक फ्रेश अप्रोच, अपना जो एक दृष्टिकोण होता है, पर्सपेक्टिव होता है, वो होना चाहिए। तभी आपका रिसर्च जो है वो एररलेस रिसर्च माना जाएगा। काम तो खूब कर लिया आपने, खूब अच्छा कर लिया, लेकिन आपका अप्रोच जो है वो स्टीरियोटाइप्ड है, घिसा पिटा है, इंटरप्रिटेशन आपका घिसा पिटा है, तो वो एरर रिसर्च में माना जाएगा। कैपेबल टू मेक अ डिस्टिंक्ट एडवांसमेंट इन द सब्जेक्ट,
आपने जो काम किया ऐसा यूनिक काम है, ऐसा विचित्र काम है जो पहले कभी किसी ने किया नहीं है। ये अगर आप में योग्यता है तो आपका रिसर्च गुड रिसर्च है, एररलेस रिसर्च माना जाएगा। इसी तरह से क्रिटिकल एग्जामिनेशन और साउंड जजमेंट भी आप कर सकें, ये रिसर्चर की एबिलिटी है। और इस एबिलिटी को जो अपनाता है वो रिसर्च एररलेस रिसर्च माना जाता है। डीप एंड इंटेंसिव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बहुत बेसिक चीजें होना चाहिए। स्किल ऑफ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग एंड ओरिजिनलिटी ऑफ लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग पूरा का पूरा, इसके लिए अलग से व्याख्यान इस पर दिया जाता है, दिया जाएगा आपको भी, जिसमें मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग कैसे लिखा जाता है, कला है ये। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ रिसर्च डिपेंड्स एज मच ऑन इट्स एथिकल वेरासिटी एज ऑन द नॉवेल्टी ऑफ इट्स डिस्कवरीज। जैसे मैंने शुरू में कहा, एररलेस रिसर्च वैल्यू बेस्ड रिसर्च है। ये निर्भर करता है सत्यता पर, ईमानदारी पर और नएपन पर कि आपका जो रिसर्च है उसमें नवीनता क्या है। उसको अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आपका रिसर्च एररलेस रिसर्च है, गुड रिसर्च है, क्वालिटी रिसर्च कहलाएगा। हाउ कैन यू बिलीव इन द रिजल्ट्स ऑफ a research project if we doubt the honesty of the researchers and the integrity of the research methods used? रिसर्च मेथड्स और रिसर्चर की जो इंटीग्रिटी है उस पर कभी किसी प्रकार का शक पैदा ना हो। बहुत ध्यान रखने की बात है। इट इज इजी टू चीट एंड टेक शॉर्टकट्स बट इज इट वर्थ? चीट करना और शॉर्टकट्स को अपनाना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या ये सही है? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। अगर आपको एररलेस रिसर्च करना है, क्वालिटी रिसर्च करना है, तो क्या करना चाहिए? हमने अब तक जो डिस्कशन किया है वो सब कुछ क्वालिटी रिसर्च को ही बताता है। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को काम में लेंगे तो आपका रिसर्च बिना किसी एरर का रिसर्च होगा, और इसके लिए जो एक्शन आपको लेना है वो एथिकली साउंड होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। तो आपका रिसर्च एररलेस रिसर्च होगा, गुड रिसर्च होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी बात को Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, next class होगी क्या सर 1 बजे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो तो ठीक है, मैं बात करूँ, मैं आगे बात करूँगा तो ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा है।